डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेकब है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। यहाँ की स्टेट फ्लोरिडा में मैं रहता हूँ और मेरी उम्र इस समय 80 साल है और यहाँ के ओल्ड एज होम में मैं रहना शुरू करने वाला हूँ। मैंने अपनी जवानी बहुत अच्छे से बिताई। मैं सेना में हुआ करता था और कई युद्धों में मैं भाग भी ले चुका हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए गर्व है, लेकिन मैं कभी भी किसी के लिए बोझ बनना नहीं चाहता था। मेरे बेटे पढ़ना चाहते थे, वो भी सेना में हैं और अब मैं उनसे जैसे थोड़ा दूर हो गया था। लेकिन जो आर्मी में होता है वो कभी भी इस तरह बुढ़ापा बिताना पसंद नहीं करता। तो जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। 20 सालों तक मैं प्राइवेट डिटेक्टिव रहा और कई केस मैंने सॉल्व किए। जब तक मेरा शरीर चल रहा था तब तक मैंने चलने दिया और काम मैं करता ही रहा। आप हमेशा अगर काम करते रहें तो मशीन की तरह चलते ही रहेंगे। जब आपको लगने लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम नहीं कर पाऊंगा, उस समय आप बूढ़े होते हैं। यानी कि दिमाग से पहले बूढ़े होते हैं, शरीर से बाद में। लेकिन 80 साल की उम्र में एक हार्ट अटैक आने के बाद मुझे मेरे साथियों ने, जो अब तक जिंदा थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। अब बाकी ज़िंदगी शरीर पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। और मुझे लगा मैं एक ऐसी जगह जा सकता हूँ जहाँ मेरे दोस्त मेरे करीब रहें, मेरे हम उम्र मेरे करीब रहें। ओल्ड एज होम यहाँ बने हैं जहाँ पर ज़्यादातर इस उम्र के लोग आते हैं क्योंकि वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते। उनके बच्चे कहीं दूर होते हैं तो यहाँ एक दूसरे के साथ वो एक दूजे का ख्याल रख पाते हैं। यहाँ कई नर्सेज होती हैं और मैंने जिस ओल्ड एज होम को चुना था ये तो सबसे अच्छा था। इसका इलाका कई एकड़ में बना हुआ था और यहाँ कई कमरे थे, कई महल थे, कई बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी, जैसे एक छोटा सा शहर अंदर ही बना हुआ हो, जहाँ सब के सब बूढ़े जो अपनी जवानी के किस्से यहाँ पर सुनाते हैं। और यहाँ का जो मालिक है वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो एक अरबपति है और इस ओल्ड एज होम को वो चलाता है, किसी से 1 रुपया तक नहीं लेता। कहते हैं कि वो इतना अच्छा है, खाने पीने की सब सुख सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलती है। सब सोचते हैं आखिर वो इतना ज़्यादा दान क्यों करता रहता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा ही बहुत लगता है और मैंने भी इस ओल्ड एज होम को ही चुना था। मैंने सोच रखा था शायद बाकी की ज़िंदगी मैं यहाँ पर बिताऊंगा शांति से। जब मेरे शरीर से वो मेरी आत्मा निकलेगी वो भी खुश होगी। सारे पेपर वर्क करने के बाद मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला सबको यहाँ पर 2-2 कमरे दिए जाते हैं, किचन दिया जाता है, बाथरूम दिया जाता है। यहाँ पर कई नर्सेज हैं जो आपका ख्याल रखती हैं, लेकिन आप ज़्यादातर कमरों में नहीं रह सकते। आपको बाहर रहना होगा, बाकियों से मिलना होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप बता सकते हैं। खाने की वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको पसंद होती हैं और ज़्यादातर हेल्दी, जिससे आपके शरीर को कोई भी नुकसान ना हो। यहाँ पहुँचकर पहले पहले काफ़ी नया नया सा लग रहा था। यकीनन मेरी जगह जो और होगा उसे ऐसा ही लगेगा, वो ज़िंदगी के किस कोने में पहुँच आया है। लेकिन मैं आर्मी में रह चुका हूँ, इससे भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी मैंने देखी है, जब हम पानी तक नहीं पी पाते थे। ऐसे युद्ध मैंने लड़े जहाँ पर 3-4 दिनों तक पानी नहीं पी पाए, 20-25 दिनों तक खाना नहीं मिलता था। जो भी चीज़ हाथ में होती वही खानी पड़ती थी। कई बार पक्षियों को मार गिराना पड़ता था, कई बार शिकार करने पड़ते थे और कई बार हालत ऐसी हो जाती थी कि मैं क्या ही बताऊँ, आप सुन नहीं पाएंगे। यहाँ पर फिर भी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन कुछ नया नया सा फिर से लग रहा था, जैसे बंदिश सी महसूस हो रही थी। बाहर जब वो गेट लगा दिया गया था, मैं वो बैग को खुद उठाना चाहता था,
लेकिन वहाँ पर जो लड़का था वो उस बैग को उठाकर कहने लगा, आप इस तरह से अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए, हम यहाँ पर इसीलिए हैं, सामान को लाने के लिए, ले जाने के लिए। आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं, यहाँ हमारी भी एक तरह से भीड़ लगी रहेगी। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यहाँ सिर्फ बुजुर्ग ही हैं, हम जैसे भी यहाँ पर घूमते फिरते आपको मिल ही जाएंगे। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ वैसे अच्छा है, तुम्हारी भी जो तनख्वाह है अच्छी लगी होगी, यहाँ पर काम करना तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। उसने कहा, हाँ यहाँ पर जो सर है ना वो सबकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें सब ओल्ड लोगों को बहुत अच्छे से मिलती हैं, वो काफ़ी अमीर हैं, शायद इसका फ़ायदा सबको होता है। उसने सारा सामान मेरे कमरे में रखवा दिया था। ये कमरे ऐसे थे जैसे सब एक जैसे ही बने हुए हों। यहाँ छोटे छोटे से घर थे जैसे एक दूसरे से जुड़े हों। बाकी ओल्ड एज होम में जैसे एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर एक एक कमरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ ओपन हाउस बनाए गए थे। कई बड़े बड़े घर भी थे। मुझे नहीं पता वो बड़े घर किनको दिए जाएंगे, शायद जो बहुत ज़्यादा अमीर हों वो बड़े घरों में रहना पसंद करेंगे, लेकिन मेरे लिए ये छोटा घर ही बहुत अच्छे से बना हुआ था, सब घर जुड़े हुए। आसपास मुझे कई लोग ऐसे मिले जो मुझे पहचानते थे, मुझसे बात करना चाहते थे। जब आर्मी से रिटायर होकर मैं वो डिटेक्टिव बना था तब कई लोगों की मैंने मदद की थी। मैं फीस नहीं लिया करता था, जो खर्च होता था वही उनसे लिया करता था। इस तरह से ज़्यादातर लोगों से मेरी जान पहचान भी बन गई थी। यहाँ पूरा दिन लोगों से मिलते मिलते रात को जैसे मेरी आंख लगने लगी थी, लेकिन मुझे रात के वक्त जल्दी सोना पसंद नहीं है। मुझे घूमना फिरना पसंद है, और रात के अंधेरे में जब आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता आपको डर लगने लगता है। और आर्मी में हमें सिखाया जाता था इस अंधेरे में हमें सैर करनी चाहिए ताकि हम डर से लड़ पाएं। जितना हम लड़ेंगे उतना हम मजबूत होते जाएंगे। मैं बाहर जब घूम रहा था वहाँ बहुत कम लोग थे। इस उम्र में ज़्यादातर लोग सैर करना भी पसंद नहीं करते, जैसे वो स्वीकार कर लेते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, इसके बाद उनका शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है, अगर हम उसे ऑर्डर दें कि तू अब इतना बूढ़ा नहीं है, तुझे दोबारा से उठना पड़ेगा, हमारा शरीर किसी भी उम्र में स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। मैं उनसे बातें करते करते आगे निकल आया। उन घरों से काफ़ी आगे निकलने के बाद मुझे पता लगा ये जो छोटा सा ओल्ड एज होम वाला अंदर शहर बना हुआ है, इस बड़ी ज़मीन में ये सिर्फ छोटा सा इलाका है। बाकी जगह जैसे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, कई जगह कुएं बने हुए थे। किसी ज़माने में ये शहर रहा होगा, लगभग 100 से 150 साल पहले, और इस अरबपति ने इस ज़मीन को खरीदा। पुरानी बनी हुई चीज़ों को उसने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, और इस जंगल तक पहुंचने के बाद यहाँ छोटी छोटी पत्थरों से बनी हुई पगडंडियाँ थी। किसी ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, और यहाँ पर आकर मुझे जैसे एक अलग सा एहसास आ रहा था, अकेलेपन का एहसास। अकेलेपन में आपको डर लगने लगता है, और यहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा डरने सा लगा था। कई जानवरों की आवाज़ें मुझे डरा रही थी। मैं जानता था ये ओल्ड एज होम है और यहाँ बाहर से कोई जानवर अंदर थोड़े ना आ सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज होम के अंदर ही इन्होंने जैसे जंगल बसा रखा था। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगा रखे थे जो इतने घने थे, उनके आगे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस पगडंडी को ऐसे बनाया गया था कि वहाँ ऊपर चलने पर कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन नीचे उतरकर उस जंगल के बीच अगर मैं चलता शायद खो भी सकता था। पत्थरों की उस पगडंडी पर चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक मैं आगे चला गया था। कितना बड़ा ओल्ड एज होम है ये, मुझे तो पता नहीं था। मुझे लगा पीछे दीवार की गई होगी, लेकिन पीछे वाला सारा इलाका उस अरबपति ने खरीद रखा है। और इतना भला इंसान आखिर भगवान बहुत कम बनाता है। मैं जब उस जंगल से निकल रहा था, मुझे बीच बीच में ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे जानवरों की आवाज़ें ना हों। ये जैसे कौओं की आवाज़ थी, और वो भी रात के वक्त। कौवे रात को आवाज़ नहीं करते, लेकिन उस जंगल में ये मुझे नई चीज़ देखने को मिली थी। इससे पहले भी मैं कई जंगलों में रह चुका हूँ, कई देशों में जा चुका हूँ, कहीं पर भी ऐसे कौवे नहीं हैं जो रात के वक्त इस तरह से आवाज़ें करते हैं। और यहाँ तो कौवे जैसे पेड़ों के ऊपर बैठे हुए थे, ऐसे घूर रहे थे मेरी तरफ जैसे वो कोई साधारण कौवे ना हो, जैसे मशीनें हो मशीनें।
बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने वाली मशीनें। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा तो वो कौवे और ज्यादा आवाज करने लगे थे। सब जैसे पेड़ों के ऊपर इकट्ठे होने लगे। रात के वक्त इस तरह से कौवे नहीं उड़ते, क्योंकि अंधेरे में उन्हें कम नजर आता है। वो एक जगह बैठे रहते हैं, खतरा होने पर ही उड़ते हैं और दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर कौवे एक पेड़ से उड़ते हुए दूसरे पेड़ पर आते जा रहे थे, और जहां जहां मैं चलकर जाता जा रहा था वो पेड़ों के ऊपर जैसे संख्या बढ़ाते जा रहे थे। पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं घिरता जा रहा हूं कौवों के झुंड से। एक ऐसी जगह भी आ गई थी जब मुझे लगा यहाँ अजीब हो रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं काफी दूर तक चलकर आ गया हूँ। मुझे हार्ट अटैक आया था, उसके बाद शरीर कमजोर हो गया था, और तब मैंने डिसाइड किया था ओल्ड एज होम में जाऊंगा। वहां पर अगर कुछ समय रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर वहां हमेशा के लिए अच्छा लगा तो मैं हमेशा के लिए रहना शुरू कर दूंगा। उम्र 80 साल ज़रूर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को जवान समझता था। बस मेरा शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा था। यहाँ जब कौवों के झुंड को मैंने महसूस किया कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं समझ गया वापस जाने का समय है। अब यहाँ मुझे ज़्यादा आगे नहीं निकलना चाहिए। मेरी उम्र इतनी दूर जाने की नहीं है। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था। मैंने पीछे देखा, पीछे वाली पगडंडी पर वो कौवे बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे काले रंग की वो चादर बिछा दी गई हो। चमक रही थी उनकी आंखें और चांद की रोशनी जैसे उन पर पड़ रही। ये दृश्य अकल्पनीय था। मैंने कभी भी इस तरह से ज़मीन पर कौवे इतने नज़दीक बैठे नहीं देखे, और ये सैकड़ों की संख्या में थे। अब उन्होंने जैसे मेरा रास्ता रोका हुआ था। मैं आगे जैसे ही बढ़ने की कोशिश करने लगा, वो जैसे थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगे। छोटे छोटे कदम थे उनके, लेकिन बड़ी तेजी से वो कर रहे और पीछे पीछे हटते जा रहे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ ये कालिक सी बिछ गई हो। जंगल में कौवे, जमीन पर कौवे, और मैं आगे बढ़ता बढ़ता वहां से निकलना चाहता था। 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का मुझे सफ़र करना होगा, और मैं क्या देख रहा हूँ। अचानक वो कौवे जैसे मेरे करीब आने लगे। अब वो मुझसे दूर नहीं जा रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे, वो तो मेरे करीब आते जा रहे थे। फिर वो जैसे चोंच मारने की कोशिश कर रहे हवा में उड़ने लगे। ये दृश्य देखने लायक था। सैकड़ों की संख्या में कौवे मेरे इर्द गिर्द जैसे घूमने लगे थे, और आसमान तक जैसे कौवों का काले रंग का बवंडर आ गया हो, और ज़मीन से मैं चांद तक को देख पा रहा था। वो जैसे गोल गोल बवंडर की तरह मेरे ऊपर घूम रहे, मेरे इर्द गिर्द घूम रहे। मैं आसपास कुछ देख नहीं पा रहा, लेकिन आसमान में उन कौवों के बवंडर के बीच से मुझे चांद बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। मैं उन कौवों को चीरता हुआ आगे की तरफ भागने लगा। वो मुझे चौंच मार रहे थे, लेकिन मैंने भी वो मोटे वाली जैकेट पहन रखी थी। मैंने उसके बीच अपना सर छिपा लिया। आर्मी में होने का एक फ़ायदा है, आपको टेक्निक्स आती हैं खुद को बचाने की। आंखों को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिखे ही ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद सर, अगर सर पर चोट लगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी शरीर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ये पहले अंग हैं जो बचाने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने जैकेट ऊपर की तरफ की थी, सर उसमें छिपा लिया। अब उन कौवों को बीच से चीरता हुआ मैं आगे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथों के ऊपर उन कौवों ने कई बार चोंच मार दी थी, जिस कारण थोड़े से जख्म हो गए, लेकिन उन्हें चीरता हुआ मैं आगे की तरफ भागना शुरू हो गया। वो कौवों का झुंड था जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। मैं आगे की तरफ निकलता ही गया, वो पीछे पीछे थे, मेरी पीठ पर चोंच मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये मोटे वाली जैकेट थी, नायलॉन से बनी हुई, इन पर चोंच के निशान तक नहीं बनते। वहाँ से जब मैं दूर निकल आया, पेड़ों के ऊपर एक एक करके वो कौवे जाते गए, मुझे छोड़ते गए, और 1 किलोमीटर मैंने भागते भागते हाँफते हाँफते निकाला था। जब वो कौवे उस जंगल में रह गए, एक भी मेरे पीछे नहीं था। वहाँ घुटनों के बल आकर सबसे पहले तो मैंने सांस ली। एक पल के लिए मुझे लगा था एक हार्ट अटैक मुझे और आने वाला है। बुढ़ापे में आपका दिल इतना काम थोड़ी ना करता है।
इतना ज़्यादा भागा था मैंने इतना भागना बहुत समय पहले छोड़ दिया था। इन कौवों ने जवानी के दिन याद दिला दिए। अगर मेरी जगह कोई और होता घबरा जाता, डर जाता, रो रहा होता कि मैं बच गया, मैं मारा जाता। लेकिन आर्मी में आपको मरना भी सिखाया जाता है। मैं तो हंस रहा था, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मनों के पूरे झुंड ने मुझ पर हमला किया हो। मुझे लग रहा था मैं जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन हमेशा की तरह मैं युद्ध में दुश्मनों को चीरता हुआ आगे निकल ही जाता हूँ। और इस बार भी जैसे जवानी के दिनों की याद दिला दी इन कौओं ने। लेकिन ये था क्या? मुझे किसी न किसी से पूछना ज़रूर होगा। यहाँ कोई और बूढ़ा आ गया क्या? ये पागल कौवे हैं क्या? इन्हें रेबीज हो गया है जो उड़ उड़कर इस तरह से हमला कर रहे हैं? वापिस आते वक्त मैं अपने हाथों को सहला रहा था। उन कमीने कौओं ने मेरे हाथ पर कई जख्म बना दिए थे, लेकिन ज़्यादा गहरे नहीं थे। वो चोंच अंदर गड़ा नहीं पाए, लेकिन खरोंचे बहुत ज़्यादा डाल दी थी उन्होंने। वो रास्ते से वापिस आते वक्त अब भी अकेलेपन का एहसास हो रहा था। जैसे ही मैं एक कुएं के करीब से निकलने ही वाला था, मुझे कुएं के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। ये साधारण आवाज़ नहीं थी, भारी सी आवाज़ थी। अब मैं इस आवाज़ के बारे में क्या ही बताऊं। जैसे हम अपने फर्श पर कोई भारी सा टेबल खींचते हैं ना, बहुत ज़्यादा भारी के बारे में सोचिए, वो एक भारी सी आवाज़ करता है। वैसी आवाज़ उस कुएं के अंदर से आई थी, जैसे कोई भारी चीज़ खींची गई हो। कुएं में ऐसी चीज़ खींची थोड़े ना जा सकती है। मुझे लगा मुझे देखना चाहिए। मैंने एक कोशिश की। वो कुआं गहरा था। जब मैंने अंदर झांका, चांद की रोशनी भी उस अंदर के अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। इसी कारण उसके नीचे क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मैं एक बार ये ज़रूर सोच रहा था, कल देखूंगा। मैं आर्मी में था और उसके बाद डिटेक्टिव भी था, और मेरा डिटेक्टिव वाला दिमाग चलने लगा। ऐसी आवाज़ कुएं से नहीं आ सकती। ये राज तो मुझे सुलझाना होगा। जवानी के दिनों में बड़े बड़े राज सुलझाया करता था। मैं रिटायर होने के बाद भी बड़े बड़े राज सुलझाता रहा, लेकिन अब शायद ये छोटे छोटे राज सुलझाकर भी दिल को तसल्ली तो दे ही सकता हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, ना तो वो सर्विस बॉय, ना कोई नर्स। बिल्कुल खालीपन सा था। मैं अपने कमरे में आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कमरे में कैमरा लगा हुआ। मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कमरे के अंदर भी कैमरे लगाए गए हैं, यकीनन चेक करने के लिए कि कोई किसी बूढ़े को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। ये ठीक है। इसके बाद मैं बेड पर लेट गया और कुछ समय मेरे जो हाथ पर जख्म हुए थे उसे मैंने ढांके रखा ताकि कैमरे में नज़र ना आए। कल बात करूँगा। उसके बाद मुझे थोड़ी देर में ही नींद आ गई। सुबह लगभग 6 बजे मैं उठा था, लेकिन आस पास उठकर मैंने देखा कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आया था। सिर्फ मैं अकेला। वहाँ ना कोई सर्विस बॉय था, ना कोई नर्स थी। मैं इंतज़ार करता रहा, यहाँ सुबह सुबह कोई नहीं आएगा क्या? यह सुबह उठने की आदत किसी को नहीं है? 8 बजे तक वहाँ घरों के आसपास ही मैं घूमता रहा ताकि किसी से बात कर पाऊँ। ओल्ड एज हॉल में पहुँचने के बाद मुझे लगा यहाँ तो कोई होगा। वहाँ कुछ सर्विस बॉय थे, कुछ नर्स थीं जो मुझे देखकर हैरान सी हो गई। उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इतनी सुबह सुबह कोई बुजुर्ग उठ भी गया। वो मुझे देखकर मुझसे पूछने लगी थी, आप सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह नहीं, मैं 6 बजे ही उठता हूँ। हर रोज़ मुझे 6 बजे उठने की ही आदत है, क्योंकि समय का इस्तेमाल आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ समय है, और समय को हम सिर्फ सोकर गवा नहीं सकते। जितनी ज़रूरत है उतना ही सोना चाहिए। उसके बाद एक नर्स का ध्यान मेरे हाथ पर पड़ गया। वो मेरे हाथ को देखकर कहने लगी, ये ज़ख्म, आपके हाथ पर ये ज़ख्म कैसे हो गया? तब मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। रात को मुझे घूमने की आदत है। मैं पीछे वाले जंगल में चला गया, क्योंकि वो भी इसी का तो हिस्सा है। वहाँ कौओं के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। ये सुनने के बाद सबके सब भौंचक्के हो गए थे, और वो मुझे कहने लगे, आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हो सकता है वहाँ छुटपुट जानवर भी आ जाएं, और कौवे हो सकता है किसी बीमारी से ग्रस्त हों, आपका इलाज करवाना होगा। मैं इलाज के बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहता था। मुझे पता है
वो चोंच से रेबीज नहीं हो सकता या किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन वो जैसे हैरान हो गई थी ना, शायद उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता ना हो। मैं बस जानना चाहता था, कौए जो इस तरह हमला नहीं करते, उन्होंने हमला क्यों किया? संयोजित ढंग से, जैसे सबने पूरी प्लानिंग की हो। कौए इतने समझदार कब से होने लगे? मैं उन्हें ये पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस इलाज करना चाहती थी। नर्स बस अपना काम कर रही थी। सर्विस बॉय को मैंने कहा था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे कौए हैं इंसानों पर हमला करते हैं। अगर कोई और बुजुर्ग उस तरफ सैर करने के लिए चला गया तो उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है ना। उसने कहा, नहीं, उस तरफ कोई नहीं जाता, वहाँ कई बार ऐसी अजीब सी घटनाएं होती हैं, अकेलेपन में डर लगता है। कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत का साया भी है, आप मत जाना वहाँ पर। मैं हंस पड़ा। भूत प्रेत का साया? तो वो मुझे कहने लगा, आप इस पर यकीन नहीं करते ना? मैंने कहा, करता हूँ, यकीन करता हूँ, इसीलिए तो हंसा हूँ। मैं युद्ध में भाग ले चुका हूँ और वहाँ पर कई बार ऐसे जंगलों में हमें रहना पड़ा जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमारी सोच समझ से बाहर थी। लेकिन हमें इसीलिए सैनिक कहा जाता है, चाहे जो हो जाए मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और जो मरने से नहीं डरता वो भूतों से क्या डरेगा। मेरी ये बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया था। वो जैसे डरने लगा था कि मैं भूतों से नहीं डरता, मैं वहाँ पर दोबारा जाना चाहूँगा। और मैं उसे ये भी कह रहा था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वो बहुत ज़्यादा डरा हो, जैसे कोई उसका भी अनुभव हो वहाँ पर, और मैं उसके अनुभव के बारे में जानना चाहता था जिसे वो बताना नहीं चाहता था। वो डरता रहा तो मैंने उस जंगल के बारे में उससे ज़्यादा नहीं पूछा, उसके बारे में बाद में पता लगाऊंगा। मैंने उसको पूछा, वो कुएं से भी मुझे आवाज़ सुनाई थी, भारी सी आवाज़, बहुत डरावनी सी आवाज़। लेकिन वो जंगल की बात से ज़्यादा वो कुएं की बात से डर गया था। आंखों में उसके दहशत देखी मैंने, ज़बान कांपने लगी थी और कांपती ज़बान में वो कहने लगा था, कुआं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, आप किसी और को कह सकते हैं, आपके साथ वो जंगल में जा आएगा, कोई बात नहीं, आपको भूत से डर नहीं लगता ना। इस तरह से मेरी बात काट कर वो वहाँ से निकल लिया। मैं ये जान गया था वो जंगल में भी कोई राज है, भूत प्रेत का या कोई और। वो कुएं में भी कोई राज है, भूत प्रेत का या कोई और, मुझे पता तो करना ही होगा। मैं भले ही रिटायर हो गया था, प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं रहा था, लेकिन मेरे अंदर का कीड़ा भी जिंदा था। मैं दोबारा जैसे वैसी हरकतें करना चाहता था। आप जो करते हैं वो आपका स्वभाव होता है, स्वभाव बदला नहीं जा सकता, आदतें बदली जा सकती हैं। मैं इसके बाद बाहर निकल आया, वहाँ 1 घंटा इंतज़ार किया। कई ऐसे बुज़ुर्ग वहाँ पर आ गए थे जो बातें करना पसंद करते हैं। वहाँ खेलने के लिए काफ़ी सारे मैदान बनाए हैं, फुटबॉल का मैदान, बैठकर खेलने वाली कई गेम्स। ऐसी भीड़ लग जाती है यहाँ सुबह सुबह। मैं उनमें से ढूंढ रहा था कुछ ऐसों को जो मेरी बात को मान सके। आखिर कौन हो सकते हैं? और कमाल की बात देखिए, ये किस्मत ही कहेंगे, वहाँ पर मुझे एक ऐसा ही एक्स आर्मी मैन मिल गया जो बाद में डिटेक्टिव बना था। उसका नाम था हेनरी, और मैं हेनरी के करीब जाकर कहने लगा, हेनरी तू भी यहाँ पर? हेनरी मुझे देखकर खुश था। तू भी यहाँ आ गया? तू तो कहा करता था कि तुझे बांध कर रखा नहीं जा सकता, तो तू इस जेल में कैसे आ गया? मैंने कहा, मैंने जुर्म बहुत ज़्यादा किए हैं ज़िंदगी में, क्या करूं, इस जेल में मुझे भी आना पड़ा। इस तरह से हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। फिर मुझे हेनरी कहने लगा, चल यार सैर करते हैं, यहाँ तो सारे बूढ़े हैं, हम बूढ़े थोड़े ना हैं, हम तो 80 साल के जवान हैं, चल घूम फिर कर आते हैं। मैं उसके साथ चलने लगा। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे जैसा ही मुझे मिल गया है। आर्मी में उसके साथ 2 साल रहा था मैं, हमारी बहुत ज़्यादा बना करती थी। उसके बाद हम दूर दूर हो गए, काम ही हमारा कुछ ऐसा था। जब वो डिटेक्टिव बन गया था, उसी ने मुझे सुझाव दिया था, तेरा भी दिमाग बहुत तेज चलता है, प्राइवेट डिटेक्टिव बन जा, मज़ा भी बहुत आएगा, कमाई भी कर पाएगा, और वैसे भी हमें पेंशन तो काफ़ी ज़्यादा आती ही है।
इस तरह मैं भी प्राइवेट डिटेक्टिव बना था और अब उसके साथ करने वाली बातें बहुत ज़्यादा थी। 2 घंटे हम बातें ही करते रहे। मैंने ये केस सुलझाया, मैंने वो केस सुलझाया। उसने भी कई बड़े बड़े नाम गिनाए थे। कई जगह उसने ऐसे केस सुलझाए थे जो पुलिस वाले भी सुलझा नहीं पा रहे थे, और मैंने भी लंबी लंबी डींगे हाँकनी शुरू कर दी। जो मैंने किया था वो छोटी मोटी बातें थी ही नहीं, तो बड़ा चढ़ाकर मैं भी बता रहा था। जब वो सारी बातें खत्म हो गई, उसके बाद बोल बोल कर मैं भी थोड़ा सा थक गया था, वो भी थोड़ा सा थक गया था। उसके बाद मैंने उसको कहा, तू कब से यहाँ पर है? उसने कहा, 3 महीने हो गए यार, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोरियत होती है। भाई तुम्हें पता तो है हमारे दिमाग कैसे काम करते हैं, और यहाँ ज़्यादातर जो बूढ़े हैं वो बहुत हारे हुए से हैं। हमें सिखाया जाता है हारना कभी नहीं। यहाँ किसी से भी बात करो बस यही कहता रहता है, बस मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मौत का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? मर जाओ ना सीधा। बेवजह बूढ़े बहुत परेशान करते हैं। हमें क्या करें यार, ये शरीर साला बूढ़ा हो गया है, दिमाग बूढ़ा नहीं हो रहा। इस तरह काफ़ी मजाक किया। फिर मैं इस जगह के बारे में उससे पूछने लगा था, यार ये ओल्ड एज होम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसने कहा, हाँ यार, एक बात का एहसास तो कभी नहीं होता कि हम बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, किसी छोटी सी बिल्डिंग में बंद हैं, बूढ़े हैं, मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ ऐसा एहसास नहीं होता, जैसे किसी नए शहर में आ गए हैं जहाँ सारे हमारी उम्र जैसे हैं। मैंने कहा, यहाँ इलाका कितना बड़ा है यार, इसका कितना बड़ा ज़मीन को ले रखा है। उसने कहा, बहुत यार, मैं तो खुद इसका एक छोर ढूंढने की कोशिश कर रहा था भाई, छोर ढूंढ ही नहीं पाया। जंगल में गया था एक दिन मैं, काफ़ी आगे तक जाता गया भाई, 1 किलोमीटर आगे तक पहुंचा था मैं। वहाँ जाकर मुझे डर लगने लगा कि यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। साले वो पागल कौवे। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, तूने वो कौवे देखे, वो हमला करते हैं ना? उसने कहा, हाँ हाँ, कौवे साले हमला करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, साले बवंडर बना बना कर पीछा करते हैं। मैंने कहा, क्या तूने जिंदगी में कभी देखा है ऐसे कौवे? उसने कहा, नहीं। शक तो मुझे भी हुआ था। पूछा मैंने कई लोगों से, यहाँ बूढ़ों से भी पूछा। वो फिर से साले बस मरने का इंतजार कर रहे हैं, कौओं का क्या करेंगे। अब मैंने उसके बाद वो जवान जो केयर टेकर रखे हैं उनसे बात की। वो भी जैसे वहाँ से डरते हैं, कहते हैं भूत प्रेत है। मुझे भी लगा वैसे वो बवंडर ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भूतों वाला चक्कर ही होगा। फिर मैं वहाँ गया ही नहीं। हमला नहीं हुआ था मुझ पर, लेकिन फिर भी मुझे लगा वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा, तूने वो पीछे वाला कुआं देखा जो सबसे पीछे दीवार के करीब आता है? यार उसके अंदर से आवाज़ आती है, मैंने सुनी। उसने कहा, तूने सुनी? मैंने भी सुनी यार, मैंने कई बार कहा वहाँ से आवाज़ आती है। कोई बात मानता ही नहीं। सब कहते हैं कुएं से कोई भूत की आवाज़ आती होगी, लेकिन यार वो भूत की आवाज़ नहीं है। कोई भूत की ऐसी आवाज़ें थोड़ी ना होती हैं। तूने भी सुना है ना, जो प्रेत आत्माएं होती हैं कैसी चीज़ें करती हैं, चीज़ें हिलाती हैं, आवाज़ नहीं करती। ये कुछ और है यार, ये कुछ और है, जैसे भारी चीज़ हिलाई जाती हो। मैंने कहा, हाँ, जैसे कोई बेड, कोई जैसे नीचे ज़मीन से घसीटा जाता हो। उसने कहा, हाँ, कुछ ना कुछ तो है। तो तू सोच क्यों रहा है, अब इसके बारे में मुझसे बातें कर क्यों रहा है? उसने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने भी हल्का हल्का मुस्कुराते हुए कहा था, तू जानता तो है अब हम रह तो सकते नहीं। उसने कहा, साले तू वहाँ जाने की सोच तो नहीं रहा? मैंने कहा, चल ना, वहाँ जाकर घूम कर आते हैं, रोकने वाला कहाँ है, यहाँ कोई नज़र तो आता नहीं, चल उस तरफ चलते हैं। वो मुझे थोड़ा रोकना चाहता था, फिर उसके अंदर का वो डिटेक्टिव भी जाग गया। हम दोनों बहुत खुश थे। यहाँ चलते चलते जब हम उस कुएं के करीब गए, मैंने उसके अंदर झांका। वो सूखा कुआं था, काफ़ी ज़्यादा गहरा, और अंदर तक देखा नहीं जा रहा था। मैं देखने की कोशिश करता रहा, नीचे क्या चीज़ है जो आवाज़ करती होगी। कोई जानवर तो नहीं फंसा? जानवर होगा तो मर चुका होगा। ये क्या चीज़ हो सकती है? उसने कहा, पता नहीं, आवाज़ तो आती है, दिन के वक्त नहीं आती, मैं पहले भी जा चुका हूँ। ये साली रात को आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है ना, तब ये आवाज़ें आने लगती हैं। ये करने के बाद मैंने उसको कहा, वो पीछे जंगल देख, चले। उसने कहा, देख वहाँ कौवे हमला करेंगे। मैंने कहा, कौवों से पहले निकल आएंगे ना, देखने की कोशिश तो करें, दिन के वक्त साले कौवे हैं कैसे, पता करेंगे। मुझ पर देख हमला किया, हाथ देख मेरे निशान बना दिए। और तू जानता है ना, मैं बदला ज़रूर लेता हूँ, चाहे चींटी हो, दुश्मन हो या कौवे हो, बदला लेना तो बनता है।
हम उस जंगल की तरफ जाने ही वाले थे, तभी वहां पर एक खबर ने जैसे सबको झकझोर कर रख दिया था। एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। रात को वो अपने कमरे में मर चुकी थी और सुबह तक किसी को पता ही नहीं चला। उसकी लाश को जब उसके कमरे से बाहर निकाला गया, हम करीब ही थे, भीड़ लगी हुई थी और ये आम बात थी। यहाँ समय समय पर लोगों की मौत होती रहती है। हर जगह से ज़्यादा मौतें यहाँ होती हैं क्योंकि इसे ओल्ड एज होम कहा जाता है। सबकी उम्र उस हद तक पहुँची होती है कि वो मरने के काफ़ी करीब होते हैं, इसीलिए यहाँ मौतें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब उस लाश को वहाँ कमरे से बाहर निकाला गया, मेरी आंखें एक पल के लिए चमकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर थोड़ा थोड़ा पीला फिर गया हो, जैसे खून सूख गया हो। ये चमड़ी जैसे सूखी सूखी सी लग रही थी और मुझे पहचान है इस चीज़ की। जब शरीर में खून खत्म हो जाता है तब चमड़ी इस तरह से पीली फिरती है, और जब जिंदा खून जैसे सोख लिया जाए तब हालात ऐसे होते हैं। मौत किस कारण से हुई मैं जानने की इच्छा रखता था। साथ ही हेनरी भी यह जानना चाहता था। हमने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन वो नर्स ने जैसे घेरा बनाया था। किसी को उसके करीब जाने नहीं दिया जाता। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद घर वालों को बुलाया जाता है और किसी को मिलने नहीं दिया जाता। जो उसके बहुत करीब हो उसी को मिलने दिया जाता है। इसीलिए उस लाश को देखने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन अगले 2 दिनों तक मैं और हेनरी इसी चीज़ पर वार्तालाप करते रहे, इसी पर चर्चा करते रहे। तुम्हें क्या लगता है, जो सामने हमने देखा क्या गड़बड़ हो सकती है? हेनरी ने भी कहा, यार ये नेचुरल डेथ तो लगती नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। मुझे लगता है जैसे उसे मारा गया हो। शरीर पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन तूने देखा उसकी जो उंगलियां थी ना, थोड़ी अकड़ी हुई थी, जैसे मरने से पहले किसी चीज़ को धक्का देने की कोशिश कर रही हो। उंगलियां अकड़ी अकड़ी सी महसूस हुई मुझे। मैंने कहा, तूने देखा ना, तुझे शक हो रहा है यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है? उसने कहा, हाँ यार, हो तो सकता है, मैं पहले भी देख चुका हूँ। यहाँ जो मरता है ना उसे किसी को देखने नहीं दिया जाता। डॉक्टर चेक करते हैं, अंदर ही पोस्टमार्टम होता है, पुलिस वाले भी कभी कभी आते हैं। ये जो अरबपति है ना, इस पर लोग यकीन ही बहुत करते हैं। एक तो ये दान ही बहुत ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा तो ये कमाई तो करता ही नहीं होगा, सबको यही लगता है। हम दोनों को यहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही थी, और इसके बाद मुझे हेनरी ने जो कहा वो मेरी आंखें खोलने वाला था। रात को चेक करें, मुर्दा घर में जाकर लाश के साथ कोई गड़बड़ है या नहीं चेक कर सकते हैं। अब अगर किसी और की मौत हुई तो हम मुर्दा घर में जाएंगे, अच्छे से चेक करेंगे, और उतने दिनों तक मुर्दा घर में जाने का कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है, वो ढूंढने में लगाते हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह जैसे हम डिटेक्टिव हुआ करते थे। मैंने हामी भर दी और उसके बाद हम इसी काम में लग गए। उस रात 11 बजे, जब वहाँ कोई केयरटेकर नहीं था, नर्स भी एक एक करके घर को चेक करके जा चुकी थी, 11 बजे हम अपने अपने कमरे से निकले। मैंने हाथ में छोटी सी टॉर्च रखी हुई थी। उस टॉर्च की रोशनी मैंने जैसे ही हेनरी के कमरे की तरफ मारी, वो खिड़की से उसने भी टॉर्च इस तरफ मारी, यानी हम दोनों तैयार। कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं हमने इतने दिनों में पहचान कर ली थी। हम बाहर निकले, धीरे धीरे चलते हुए मुर्दा घर, जो कि इन कमरों के बहुत ज़्यादा पीछे बना हुआ है, जंगल की एक तरफ बना हुआ वो बड़ा सा हॉल। हमें वहाँ तक जाना था और वहाँ सिक्योरिटी भी होगी, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। इस चीज़ को देखते हुए हम धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से निकले। जैसे ही हम उस हॉल के करीब पहुँचे, कैमरों से बचते बचते वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी आंखों से बचना मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो उस दरवाजे के करीब था। तब मुझे हेनरी ने कहा, दरवाजे के रास्ते अंदर जाना मुश्किल होगा, ऊपर कोई ना कोई जगह तो होगी ना वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। अगर हम छत तक पहुंच जाएं तो छत के रास्ते से अंदर जा सकते हैं, काम काफ़ी आसान हो सकता है। हमने उस रात तरकीब लगाई कि ऊपर कैसे जाया जा सकता है। छत तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी बनानी होगी। अब सीढ़ी जंगल में जाकर हम बना सकते हैं, कौओं से पहले पहले। अगले 4 दिनों तक हमने यही काम किया। हम उस जंगल में गए, छोटा सा चाकू हमारे पास था, उस चाकू से लकड़ी को कई जगह से काटा। लंबी लंबी वो लकड़ियाँ जिसको हम इस तरह सीढ़ी बनाने के काम में ला सकते थे, ये हमने सीखा हुआ था। हमने वो सीढ़ी बना ली।
बड़ी सीढ़ी जो हम दोनों का वजन उठा सकती थी उसे जंगल में ही रख दिया। उसके बाद एक रात 11 बजे फिर से हम उस तरफ बढ़ निकले। हमने वो सीढ़ी अब उस हॉल के पीछे वाले वो जो पेड़ थे ना वहाँ ऊपर लटका दी, ऐसे कि किसी को नज़र भी ना आए। वहाँ से कोशिश की एक बार चढ़ने की। छत तक हम पहुँच गए थे। छत पर पहुँचने के बाद वेंटिलेशन का रास्ता आसान था। वहाँ से नीचे खिड़की थी जो हवा अंदर आने जाने के लिए बनी थी। उसके सहारे अंदर जाने का रास्ता एक और सीढ़ी से बनता। अब दूसरी सीढ़ी रस्सी की बनानी पड़ती। वो बनाने में 2 दिन और लगे। वो रस्सी की सीढ़ी से मैं नीचे उतरा था बड़ी मुश्किल से। इस उम्र में रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरना आसान थोड़े ना होता है, लेकिन फिर भी मैं उतर पाया और उस मुर्दा घर में कोई लाश मौजूद नहीं थी। ये जायज़ बात थी। जितनी भी लाशें यहाँ आईं उन्हें पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ से बाहर भेज दिया गया या पीछे वाले कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसके 1 हफ्ते बाद तक हमारे लिए करने वाला कोई काम नहीं था। हम बस इंतज़ार करते रहे और ये इंतज़ार भी बुरा था, किसी के मरने का इंतज़ार। जैसे ही एक 95 साल का बूढ़ा जिससे चला नहीं जा रहा था, वो वेंटिलेटर पर था, उसकी भी मौत हो गई। जब ये खबर हर तरफ फैली, शोक का माहौल था, लेकिन हम अंदर ही अंदर सोचे जा रहे थे काम करने का मौका है ये। इसके बाद जब उसकी लाश को उस कमरे से निकाला गया, हम दोनों ने ध्यान दिया था। छिपकर हम देखे जा रहे थे। शरीर बिल्कुल जैसे पीला फिरा हुआ, जैसे उसमें खून हो ही ना। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था हमें, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लाश को एक बार हम चेक ज़रूर करेंगे। वो लाश को वहाँ से निकाला गया, घर वालों को बुलाया गया। घर वालों ने वो लाश को देखा। उसके बाद उस लाश को मुर्दा घर में भेज दिया गया और मुर्दा घर में भेजने के बाद अगले दिन उस लाश को दफनाया जाता। और उस रात 11 बजे हम वो सीढ़ियाँ लेकर उस हॉल के ऊपर पहुँचे और मैं उस खिड़की से बिल्कुल नीचे उतर आया था। वो बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर जहाँ उस आदमी की लाश को रखा गया था, मैंने उस लाश को बाहर निकाला था उस ड्रॉर से। ड्रॉर के बीच वो जो लाश थी वो असली नहीं थी। वो प्लास्टिक की जैसे बॉडी थी, दिखने में बिल्कुल जैसे असली जैसी, पूरी तरह से पीले रंग की। और मैं समझ गया क्यों हमें लाशें नकली सी महसूस होती हैं। ये लाश असली है ही नहीं, प्लास्टिक की बनी हुई है और अगर कोई इसके ऊपर बैठा रहे तो उसे पता तक नहीं चलेगा। लेकिन अच्छी तरह से मैंने जब चाकू मारा था ये प्लास्टिक ही थी। अंदर हड्डियां भी असली जैसी बनाई हुई, सब कुछ असली जैसा, लेकिन पूरी तरह से नकल। ऐसा क्यों? क्या हुआ उसके साथ जो उसकी लाश नकली बनाई गई? जब मैंने हेनरी को भी नीचे बुलाया था, ये देखकर हेनरी भी कह रहा, यहाँ साली बहुत गड़बड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ चल रही है। कुछ ना कुछ तो है जो सबसे छिपाया जाता है। आखिर अगर वो मरा तो लाश नकली क्यों की गई? क्या उसको इंटेंशनली मारा तो नहीं गया कि कोई पकड़ा ना जाए? और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम तो किया, तो सब मिले हुए हैं। लेकिन क्यों? हमें वो जानना होगा। मेरे पास एक कैमरा था। मैंने उस कैमरे से ये तस्वीरें खींच ली, कैसे नकली लाश यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद सीढ़ी के सहारे वहाँ से हम बाहर निकल आए। ये कोई कैमरा था, तस्वीरें जल्दी ही निकल कर बाहर आ जाती हैं। यह सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबूत से ज़्यादा हमें यह पता करना है यहाँ चल क्या रहा है, क्या गड़बड़ है यहाँ पर। उसके बाद हमें अब उस कुएं की सच्चाई का भी पता लगाना था। आखिर कहाँ से वो आवाज़ आ रही है? उसी सीढ़ी का इस्तेमाल किया था कुएं के अंदर उतरने के लिए रात के 12 बजे, और वो आवाज़ें 12 बजे आने लगी थी। भारी सी वो आवाज़ थी। और जब उस आवाज़ को सुना, मैं जब नीचे था तब वो आवाज़ एक पाइप से आ रही थी। उस कुएं के नीचे एक बड़ी सी पाइप थी। अब उस पाइप के आगे बड़ी सी लोहे की सलाखें लगाई गई। इस पाइप में आसानी से चला जा सकता है। जैसे शहरों में बड़े बड़े गटर होते हैं ना, उनके पाइप, ये पाइप बिल्कुल उतने साइज़ का था। यानी उन सलाखों को काटने के बाद वहाँ जाया जा सकता है जहाँ से आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें भारी सामान खींचने की नहीं थी, ये आवाज़ें किसी के बोलने की थी। ऐसी आवाज़ थी
जैसे जैसे कोई ऐसा इंसान हो जिसे कैद किया गया हो। लेकिन कौन हो सकता है? किसे कैद किया गया हो सकता है? हमने अब प्लान बनाया था कि एक छोटी सी आरी कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे, इन सलाखों को काटेंगे या पीछे वाले वो नट खोलकर ही ये सलाखें निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरह से देखेंगे ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, और वो लाश वाला सिस्टम भी पता करना है, कौओं वाला सिस्टम भी हमें पता करना तो होगा ही। इस तरह हम इस तैयारी में लग गए। इसके बाद हमने इंतज़ार किया किसी और की मौत होती है या नहीं। वो सलाखों के नीचे वाले वो बोल्ट हमने खोल लिए थे, लेकिन आगे जाने से पहले और सबूत इकट्ठे करने थे। रात को करने वाले और भी कई काम थे। वो कौवे जो उन आगे वाले पेड़ों पर होते, हमने एक कौवे को पकड़ा था। वो कौवे को मैंने अपने कमरे में बंद करके रखा था। उसे जैसे रस्सी से बांधा, एक बड़े धागे से लपेट डाला, बिल्कुल जैसे धागा कई बार उसके इर्द गिर्द मैंने घुमा दिया हो, वो हिल नहीं पा रहा। लाल आंखों वाला कौवा था वो, लाल आंखों वाला। ऐसा कौवा जो जैसे बाकी कौवों से पूरी तरह से अलग हो। ये किस देश में पाया जाता है? ये किस देश का कौवा है? मैंने पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये क्या चीज़ है? ये कैसे कौवे हैं? जैसे इन्फेक्टेड कौवे हों या किसी के कंट्रोल में। वो कौवा 2 दिन बाद अपने आप ही मर गया था। मैंने उसकी तस्वीरें भी खींची। उसने अपनी चोंच को अपने पेट पर इतना ज़्यादा मारा कि वो जख्म के कारण खुद मरा। उसने खुद को मारा था। ये क्यों किया मैं समझ नहीं पाया, लेकिन क्या है ये, कैसी जगह है ये, मुझे कुछ पता चलने लगा था। उसके बाद एक सुबह जब मैं इंतज़ार कर रहा था हेनरी के बाहर आने का, हेनरी कमरे से बाहर नहीं आया। मैं उसके उस कमरे के अंदर गया, हेनरी मौजूद नहीं। मैंने पूछा नर्स से, सबसे पूछा, और उन्होंने कहा हेनरी को अचानक जैसे कोई दौरा पड़ा हो, उसकी सेहत खराब हो गई। मैंने कहा वो कहाँ पर है? उन्होंने कहा हेनरी को यहाँ से बाहर ले जाया गया है, इस ओल्ड एज होम से बाहर, जबकि मुझे इसकी जानकारी तक न दी गई। रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कुछ दिनों से उसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, उसने सबको बताया था। मैंने कहा ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो मेरे साथ रहता था। उन नर्स ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे लगा कि ये कुछ अजीब चीज़ है। और 2 दिनों बाद खबर आई कि हेनरी की मौत हो गई। उसकी मौत इस ओल्ड एज होम में हुई। और मैंने कहा इतने दिनों से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था वो बाहर ले जाया गया। जो हेनरी के परिवार वाले थे वो मिलने आए थे, लेकिन मैं किसी से मिल नहीं पाया। मुझे खास टेस्ट के लिए वहाँ उस अंदर बने डिस्पेंसरी रूम में भेजा गया। वहाँ बार बार मेरे टेस्ट किए जाते रहे और मुझे जैसे उसमें बिजी रखा गया, और हेनरी की लाश को भी दफना दिया गया। उस रात मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि मैं बता नहीं सकता था। कैमरा मैंने गले में डाल लिया और मैं पहुंच गया मॉर्चरी, यानी कि वो मुर्दा घर। उसके बाद उस मुर्दा घर में भी वो लाश के बारे में मुझे कोई सबूत नहीं मिला, तो मैं अब कब्रिस्तान में गया। ढूंढी मैंने अब हेनरी की कब्र और फावड़े से खोदी। वहाँ बक्से के अंदर मैंने देखी हेनरी की लाश, लेकिन उसकी लाश की हालत जैसी थी किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। उसके शरीर पर दांतों के निशान थे, ढेर सारे दांतों के निशान, उंगलियां टूटी हुई थी, गले पर दांतों के निशान, जैसे उसका खून सूख गया हो, जैसे उसे बहुत सारी चोट लगी हो। उस पर चोट के निशान थे, उसने लड़ाई की होगी, और ये बात बाहर निकली तक नहीं। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा था। नकली लाश परिवार वालों को दिखाई गई होगी, असली किसी को दिखाई ही नहीं जाती, और दफनाई असली जाती है। नकली वहाँ उस मुर्दा घर में रखी जाती है, शायद बदल दी जाती हो। अब मैं सोच रहा था क्या ढूंढूं आगे। तस्वीरें ले ली थी, सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अगर मैं ये तस्वीरें पुलिस वालों को देता तो यकीनन यहाँ पर बहुत भारी एक्शन होता, लेकिन मुझे और सबूत इकट्ठे करने थे। जब मैं उस कुएं में गया था, मैंने वो नट काफ़ी दिनों से पहले ही खोल रखे थे, तो मैं अब उस बड़े से पाइप के सहारे आगे बढ़ता गया। रास्ता काफ़ी लंबा था, वहाँ काफ़ी कचरा था, काफ़ी चूहे थे, और वो रास्ता सीधा उस जंगल की तरफ जाता था। वहीं उस जंगल के नीचे की जगह जहाँ से मैं पहले भी निकल चुका था जब कौओं ने हमला किया था।
उसके अंत में मैं एक ऐसी बड़ी गुफा में पहुंचा जहां अंदर जैसे नई इमारत का निर्माण किया जा रहा था। और वहां ये आवाज़ सामने से आ रही, दीवार पर बांधा गया एक बड़ा सा इंसान, या कहूँ बड़ा सा पिशाच। वो सफ़ेद रंग का था, चमकदार चमड़ी, बड़े बड़े दांत और उसकी ये आवाज़। वो पिशाच बेहद डरावना था और जब मैं वहाँ पहुँचा वो अंधेरे में भी देख पा रहा था, लेकिन मेरी छोटी सी टॉर्च यहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं कर पा रही। उसने तब सवाल किया था, तुम कौन हो तुम? समय नहीं हुआ है, इस समय कोई इंसान यहाँ नहीं आना चाहिए, मैंने कहा था। मैंने उसको कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। क्या चीज़ है? तुम एक पिशाच हो? उसने कहा, हाँ मैं एक पिशाच हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मैं उससे उसकी जानकारी लेने लगा था, वो आखिर वो क्या करता है, कौन है वो, और उसने अपने बारे में बताया और धीरे धीरे पूरा का पूरा सच मुझे पता लगने लगा। वो एक पिशाच है जिसे यहाँ कैद किया गया है। वो शाप के कारण यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसे भूख प्यास लगती है, इंसानी खून की भूख प्यास। और जब वो इंसान का खून पीता है, उसे मार देता है, तो उसकी चमड़ी से सोना निकलता है और सोना 1 किलो सोना उसकी चमड़ी से उतर जाता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ओल्ड एज होम से बूढ़े लोग जो उसके शिकार के लिए भेजे जाते, उसे वो मारता, उसका खून पीता और उसकी लाश को बदला जाता ताकि किसी को शक ना हो। और वो अरबपति यहाँ से अमीर बन रहा था। इसकी चमड़ी से निकला सोना बहुत महंगा होता और वो इससे वो सोना लेता जा रहा था। कई बार बूढ़े, कई बार ऐसे लोग जो बाहर से लाए जाते, वो एम्बुलेंस में, कई और बड़ी बड़ी जैसे गाड़ियों से यहाँ इसके सामने रखे जाते ताकि इससे सोना निकाला जा सके। इसको हमेशा भूख रहती है, लेकिन इसकी बाजुओं को, टांगों को बांधा जाता है ताकि ये खुद किसी और को ना मार पाए या खुद को ना मार पाए। और शायद कोई यकीन ना करे, वो पिशाच ने मुझे वो खंजर दिखाया था जिससे उसे मारा जा सकता है। वो खुद मरना चाहता था क्योंकि उसे आज़ाद नहीं किया जा सकता। उसकी मौत का आखिरी शाप था जो उसे यहाँ कैद करता, और वो मरना चाहता। उससे पहले उसे यहाँ बांध दिया गया इन बड़ी बड़ी चेन, इन बड़ी बड़ी जंजीरों से। उस खंजर को मैंने उसके गर्दन के आर पार किया था और उसके शरीर को राख बना दिया था। यहाँ उसको राख बनाने के बाद मैंने इस शाप का भी अंत किया। वो शाप जो उन कौओं को भी शापित बनाता था और वो शैतानी कौवे बनते। जब मैं बाहर निकला था, वहाँ कौओं की लाशें थी जो उस जंगल में पड़ी थी। मैं सीधे रास्ते से बाहर आया था, वो पाइप वाले रास्ते से नहीं। और उसी रात मैं उस ओल्ड एज होम की पीछे वाली दीवार को फांद कर निकल गया। सीढ़ी तो बनी हुई थी चढ़ने के लिए, सीढ़ी बनी हुई थी उतरने के लिए भी, रस्सी वाली। मैं वहाँ से जब बाहर निकला पूरे सबूतों के साथ, मैंने पुलिस को वो जानकारी दी थी और अगली सुबह वहाँ छापा पड़ा था, रेड पड़ी। कोई समझ ही नहीं पाया रेड क्यों पड़ी है। मुझे वो गाड़ियों में देखकर कई बुजुर्ग सवाल कर रहे थे, कई नर्स जिन्हें ये पता नहीं था और कई केयरटेकर जिन्हें कुछ खबर थी लेकिन उन्हें पैसे ज़्यादा दिए जाते। सबको वहाँ पर पकड़ा गया था। वो बड़ा भांडा फोड़ हुआ था हमारे शहर का जिसने सनसनी मचा दी थी, लेकिन न्यूज़ में, मीडिया में ये बात नहीं फैल पाई, आगे निकलने नहीं दी गई। वो अरबपति की संपत्ति जब्त की गई, उसे भी जैसे पकड़ा गया किसी और इल्ज़ाम में ताकि ये बात बाहर ना निकल पाए। इसके बाद यहाँ से बुजुर्गों को निकाला गया एक अलग ओल्ड एज होम में, और ये बड़ा केस उस अरबपति पर चला था और उसको जैसे पकड़े रखा गया, कभी छोड़ा ही नहीं गया। और ये राज भी राज ही रहा। यहाँ क्या क्या हुआ कम ही लोग जानते हैं।
मैं उसके बाद किसी और ओल्ड एज होम में नहीं गया, वापस अपने घर में आ गया। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम बूढ़े तब नहीं होते जब शरीर बूढ़ा होता है, हम बूढ़े तब होते हैं जब मान लेते हैं हम बूढ़े हैं और हमारा दिमाग बूढ़ा हो जाता है। मैं तो जवान हूँ, अभी अभी एक और केस तो सुलझा कर आया हूँ जो आपको बताया। आगे की ज़िंदगी मेरी और पड़ी है और मैं आगे भी ये काम करता रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, दुनिया में राज भी बहुत सारे हैं। शायद किस्मत मुझे एक और मौका दे दे कोई ऐसी ही घटना में खुद को शामिल करने का।